Friends, this is video number 2 on vectors, and in this video we are going to study how to find the angle between the two vectors in various conditions. लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में टाइम के थोड़े कम होने की वजह से यूनिट वेक्टर को बड़े प्रॉपरली नहीं ले पाया क्लास के अंदर, इसलिए आप ज़रा इस चीज़ को ज़रा अच्छे से सुनोगे कि यूनिट वेक्टर एक्चुअली क्या है। ठीक है, यूनिट वेक्टर के अंदर हमने देखा था कि एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, मान लो कैप डाली मैंने ऊपर और मेरे को बोला कि व्हाट इज ए कैप रिप्रेजेंटिंग हेयर। आई विल से दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, तभी यूनिट वेक्टर है, ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, एंड हैज द डायरेक्शन, एंड हैज द, इसकी कौन सी डायरेक्शन है, सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। मतलब जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है वही इसकी भी डायरेक्शन, वेरी सिंपल एज दैट। फिर इसको अभी इतनी क्लैरिटी नहीं आती ये बात पढ़ के। फिर मैं आपको छोटी सी एक और बात बताई थी कि अगर कोई भी वेक्टर मुझे रिप्रेजेंट करना है, हमें मालूम है वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना हो, दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, और वी कैन से मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर मैं उसके ऊपर वेक्टर नहीं डालूं। ये थोड़ा बेटर वे पता क्यों होता है कि ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता है कि क्वांटिटी तो वेक्टर है, लेकिन मैं सिर्फ इस समय उसका मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं जब मैं मैथ डालूंगा। लेकिन कई बार हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये तो गलत है, ये तो वेक्टर है, ये स्केलर है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड जब 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके मैग्नीट्यूड को तो वो चेंज करेगा नहीं, लेकिन करेगा क्या फिर मेरे लिए, मुझे डायरेक्शन बताएगा। तो या तो ऐसे लिखो या तो जो मैंने अभी बताया वैसे लिखो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका है। फिर मैं एक और बात बताता हूं, कुछ यूनिट वेक्टर स्पेसिफिक हैं। कौन कौन से, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये स्पेशल 3 वेक्टर्स, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। कैप डाला तो यूनिट वेक्टर। जो आपका आई कैप है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इतना तो हमें सबको पहले से मालूम है। एक और एक्सिस है, पता कहां, इधर है, बट मैं नहीं बना पाऊंगा। क्यों, वो डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर ऊपर है, आपकी स्क्रीन से बाहर निकल रहा है वो एरो। आप समझो इस बात को, क्या वो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है वो एरो, और एक अंदर जा रहा है आपकी स्क्रीन के। इसलिए जो बाहर निकल रहा है, सुनो, जो बाहर निकल रहा है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान देना, ये वाला, और अंदर वाला मैं दिखा नहीं पाऊंगा यहां अभी। अंदर वाले को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एरो आपकी तरफ आए, इसको मैं कैसे बनाऊं, ये तो हवा में बनाना पड़ेगा ना मुझे। ये तीसरी एक्सिस है आपकी, पॉजिटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस कहां है, अंदर घुस गई, वो भी देखनी है। उसको अगर देखना है आपने इधर, तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा फिर, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं बना पाऊंगा। ये नेगेटिव जेड एक्सिस बना रहा हूं। ये जो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, मान लो कोई वेक्टर मैंने इधर बनाया, यहां ग्रीन कलर का ये वेक्टर बनाया, जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस की। मैं इस ए वेक्टर को, इसको ए वेक्टर ले देता हूं, पता क्या लिखूंगा, ध्यान देना, इस ए वेक्टर को लिखूंगा 2i। इस ए वेक्टर को क्या लिखूंगा, 2i। जो इस डायरेक्शन में होगा, मान लो ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है 4, तो मैं बी वेक्टर को लिखूंगा 4i, 4j, सॉरी 4j, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है।
क्योंकि ये जे ने क्या बता दिया, बताओ जे ने क्या बताया, जे का मैग्नीट्यूड कितना, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा 4, तो ठीक है 4 तो मैग्नीट्यूड चाहिए था मुझे। लेकिन उसके साथ ही मुझे एक और बात आप बताओगे कि जो जे वेक्टर है ये डायरेक्शन किसकी बताता है, वाई एक्सिस की। तो अगर किसी ने मेरे सामने ऐसे लिख दिया, सी वेक्टर एक और लिखता हूं, इक्वल टू क्या, 2j, तो मुझे पता चल गया दिस वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलोंग है और इसका मैग्नीट्यूड 2 है। सिमिलरली के वेक्टर किसके लिए होता है, जेड एक्सिस के लिए। मैंने आज आपको दिखाई जेड एक्सिस कहां है, एक दिन कभी डिटेल लेक्चर जेड एक्सिस के ऊपर भी ले लूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आइडिया जेड एक्सिस के ऊपर दिया। ये जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर बनी है ये नेगेटिव जेड एक्सिस है। पॉजिटिव जेड एक्सिस कैसे दिखाएंगे अगर दिखानी होगी तो, देखो मैं दोबारा दिखा देता हूं। ये आ गई आपकी एक्स और वाई, ये तो सब पता है आप। जेड एक्सिस देखो कैसे दिखाऊंगा, चलो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। देखो कैसे है। आप बोलोगे ये क्या बनाया सर आपने, दिस इज एरो, ये भी एक एरो है। जैसे ये दो जैसे एरो थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, उसी तरह से ये भी एक एरो है, लेकिन ये कहाँ आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल के परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन आपकी आंखों में जा रहा है। और आपकी आंखों में जो चीज़ वेक्टर जाएगा उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेक इट अ हैबिट, दिस इज अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड जेड एक्सिस। दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। लेटर ऑन हम पढ़ेंगे, अगर कोई नाम बोले नहीं मैंने इसको जेड लिखना है, मैंने इसको वाई लिखना है और इसको एक्स लिखना है, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंशन करना पड़ता है एग्जामिनर को किसको तुमने एक्स लिया, किसको वाई लिया और किसको जेड लिया, या एग्जामिनर तुम्हें खुद देगा चेंज करके अगर देना चाहे तो। फिर आती है बात, हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है, कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। कौन सी बड़ी बात है। पहली बात, दो वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल फाइंड करना होगा, पहली बात एक समझनी है हमने इस वीडियो में कि ये अगर एक वेक्टर है और ये अगर दूसरा वेक्टर है, इन दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, पहली बात याद रखो, एक वेक्टर का, ये जैसे ये मैंने वेक्टर बनाया, ये भी मैंने वेक्टर बनाया, ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ एक एंगल बना रहा है। आप इस वेक्टर को उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हो, याद रखो। बस ध्यान रखना जो एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ इधर बना रहा है ना, तो इधर भी उतना ही एंगल बनाए। तो ये, और जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ यहाँ पे भी होनी चाहिए। मतलब तुमने एंगल नहीं चेंज किया हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं की, तुमने लेंथ नहीं चेंज की यानी तुमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। तो दैट मीन्स कि ये वेक्टर ए वेक्टर अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी ए वेक्टर ही हुआ। नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दीज टू वेक्टर्स कैन बी सेड टू बी equal vectors and they are parallel to each other and have the same magnitude। तो इसलिए अगर मुझे दो वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल फाइंड करने को बोला जाएगा तो मैं इसकी टेल और इसकी टेल एक साथ रखनी है, याद रखना। तो इसको मैंने स्लाइड किया, यहां लाया, इस तरह से लाया कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर थी। लेंथ इधर इतनी मैटर नहीं करेगी क्योंकि अभी मुझे सिर्फ एंगल के बारे में बात करनी है। और जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये बना रहा था, अभी भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही उतना ही बना रहा है। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल, हम बता सकते, जो एंगल होगा ये मान लो 30 डिग्री एंगल, तो ये एंगल दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। फिर एक दो बातें और, अगर मान लो कभी ऐसे नहीं दिया, मुझे ऐसे दे दिया किसी ने, बोलता कि बता भाई इसके बीच में एंगल क्या है, तो मैं तो फंस गया क्योंकि मुझे तो दोनों की टेल एक साथ चाहिए। तो इस वेक्टर को उठा के कहाँ रखना पड़ेगा, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, या एक और ऑप्शन है, या इस वाले को ऐसे लेके जाना पड़ेगा। देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 0। मैंने इसको आगे लेके गया, अगर ऐसे स्लाइड करके आगे लाया तो क्या मैंने इसका एंगल चेंज किया, बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए जो एंगल ये यहां बनाएगा ये एंगल होगा। दैट मीन्स, सिंपल सी बात है, अगर दो वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल बताना है तो उनकी टेल्स जुड़ी होनी चाहिए। आओ देखें, यहां देखो, अब यहां पे सिंपल क्वेश्चन है, ये 45 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये नहीं बता सकता दोनों की टेल नहीं जुड़ी हुई, ले जाओ इसको आगे ऐसे कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और डायरेक्शन भी चेंज ना हो, इसको ले आओ आगे ऐसे। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल 150 डिग्री ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उतना ही आया। अब यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे बी वाले को आगे ले जाओ, किसी को भी कुछ भी कर सकते हो आप, स्लाइड बी वाले को आगे लेके गया,
जब मैं आगे लेके गया तो ये एंगल कितना बचा, 35 डिग्री। 35 डिग्री लीनियर पेयर आपको मालूम होना चाहिए ये। तो इस तरह से एंगल फाइंड करते हैं। सिंपल सी बात बतानी थी कि टेल्स जुड़ी होनी चाहिए एंगल की, तब आप टेल्स जुड़ी होनी चाहिए वेक्टर्स की, तब जाके आप उसके उसके एंगल उसका एंगल बता पाते हो। अगर उसकी दोनों के हेड जुड़े हों या हेड और टेल जुड़ी हो तो फिर आप नहीं बता सकते। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। ये एक क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल बताओ। ए कहाँ है, ए की डायरेक्शन दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है। बी की डायरेक्शन दिख रही है, दिख रही है। तो क्या करो, ए को पहले आगे ले जाओ। ठीक है, अभी जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है, अभी मैटर नहीं करता। तो एंगल पता चल गया 90 है। ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, समझ आ गया हमें। आगे चलें, किसके बीच में पूछा, बी एंड सी। कहाँ है बी, ये। सी कहाँ है, ये। अब बी और सी के बीच में एंगल कैसे पता चलेगा, ले जा सी को आगे, बी को आगे, सॉरी। दोनों की टेल जुड़ गई, बिल्कुल जुड़ गई। जगह नहीं होती इसलिए मेरा पूरा बी जितना मैग्नीट्यूड नहीं बन रहा है, लेकिन आपने बनाना उतना ही है। तो ये कितना आ गया, 120 डिग्री। देख के बता देना है, देख के बता देना है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, किसका, सी और ए के बीच में। सी और ए के बीच में देखो, सी और ए के बीच में, सी को आगे ले जा। क्योंकि हम क्यों आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनकी टेल जोड़नी है दोनों की। ये कितना एंगल आया, 150 डिग्री। लीनियर पेयर फिर से बन गया। तो ये 150, ये कितना बताया था आपको, 120 डिग्री, और ये कितना बताया था आपको, 90 डिग्री। दीज आर द आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।